हाँ भाई नमस्कार, राम लालो श्याम लालो सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है, पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। बढ़िया, अपन पढ़ रहे हैं क्या? ग्रेविटेशन। बड़े साथ प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ग्रेविटेशन क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल पाथ के बारे में, और इलेक्ट्रिक में आपको बहुत सारी कहानियां भी सुनाई थी कि भैया उसका टाइम पीरियड, उसका जो अपना एरिया होता है वो कितना होता है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, सेमी एक्सिस क्या होती है, सेमी एक्सिस क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। और आपको बताया था कि जब भी जब प्लैनेट्स जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के अबाउट सर्कुलर पाथ नहीं लेते और उनकी एनर्जी 0 से कम है तो इलेक्ट्रिकल पाथ लेते हैं और प्लैनेट उसके बराबर फोकस पे होता है। तो यस और नो? हां सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, जाकर की कहानी अपने सुनी थी, उसी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे चलाते हैं। देखिए सुनिए, जानिए क्या तो लास्ट में बताया था कि जब आर इस वाले केस में सर्कल के केस में जो चलता था तो आर फिक्स रहता था, काइनेटिक फिक्स रहती थी, पोटेंशियल फिक्स रहती थी, टोटल कांस्टेंट रहती थी, एनवायरमेंट कांस्टेंट रहता था। पर यस और नो? हां सर, सारी चीजें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती थी। पर जब अपना सैटेलाइट इलेक्ट्रिकल पाथ लेता है तो आर चेंज होता है, आर चेंज होता है, वी चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल चेंज होती है। तो हमने बोला टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। ऐसे ही हमने बोला कि जिस वाले फोकस पर आपका प्लेनेट रखा हुआ है उस वाले फोकस के अबाउट नेट डॉट 0 होगा, तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। अरे पर एम वी आर और एंगल बिटवीन वी एंड आर ये सब चेंज हो रहा है, तो आपको एनर्जी की इक्वेशन और एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अरे हां सर, तो मैं आपको इक्वेशन को लिखना सिखाता हूं, ध्यान से समझाता हूं। आइए देखिए, अच्छा लगेगा। देखो, मान लो अपना ऐसे, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कि आपका जो प्लेनेट है अभी इस जगह यहां पर है ऐसे, ठीक। ये अपना v1 मान लेते हैं, ये अपना वैसे तो आप r1 मान लो, छोड़िए, बोलो क्या मैं r1 मान लो, तुम जानते हो r1 क्या है? r1 है a1 - e, याद है मैंने पीछे बताया था। और सबसे दूर वाली दूरी क्या बोलते हैं? v2, ठीक। जनरलाइज कर देता हूं, इसे मान लो r2, ये है a1 + e, ये है a1। मैंने आपको बताया था ना, जो सबसे पास वाली दूरी होती है इसे कहते हैं पेरिजी, और जो दूर वाली दूरी उसे बोलते हैं एपोजी। ये थोड़े स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं। अच्छा, कोई भी जनरल दूरी ले लो, वहां से ms की ये लो इस समय पे पता मान लो कोई भी जनरल दूरी, एंगल कोई भी मान लो, ये एंगल v और r के बीच का एंगल थीटा। तो सही बोल रहा हूं क्या? अरे हाँ सर, तो तुम ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो। इस ए बी और सी पे क्या कंजर्व्ड है सर? एनर्जी कंजर्व्ड है। अच्छा हाँ, और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो इक्वेशन आपको लिखनी चाहिए, जब ये पॉइंट आपका लिखोगे ए पर आप एनर्जी लिखोगे, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे होगी? देखो, जो आप जनरलाइज लिखा जाए, देखो हाफ मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट को मैं अभी m मान लेता हूं, छोटा m, ठीक है, और इसको बड़ा m मान लेता हूं, अच्छा लगेगा। मास ऑफ m v1 स्क्वायर ओहो माइनस gmm by r1, ठीक है, इक्वल टू, अगर अपन b पर लिखें तो क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, हाफ m v स्क्वायर माइनस gmm by जनरल r, यस और नो? अरे हाँ सर, इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस gmm by r2। मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन समझ में आई क्या? किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। और ये हाँ, तो दो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेंगी हमको, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया कहानी सुनाता जाऊंगा, मजा आता जाएगा। बोलो क्लियर? सही लग रहा है सर, बहुत शानदार सर, जोरदार सर, ई वाली कहानी सुनाऊं? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ऐसे ही अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करूं तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम होता है m r क्रॉस v। तो देखो, एंगुलर कंजर्वेशन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम अबाउट a इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट c, अबाउट c मतलब एंगुलर मोमेंटम एट द पोजीशन a, एंगुलर मोमेंटम अबाउट c, एंगुलर मोमेंटम अबाउट b एंड c, अबाउट प्लेनेट सेंटर। ओहो, ए क्या एंगुलर मोमेंटम r1 और v1 में जगह एंगल 90, तो लिखा गया m r1 v1, ओके। b पर एम आर वी साइन थीटा। अरे हाँ सर, एम आर वी साइन थीटा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सी पर फिर से देखो, एम आर टू वी टू, तो यहाँ पे फिर से नहीं, ये क्वेश्चन आ गया। तुम ध्यान से देखो, जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप कंपेयर करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, वही एनर्जी वही एंगुलर मोमेंटम, कैसे दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं? और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है। r इक्वल टू a1 - e, r2 इक्वल टू a1 + e, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये याद होना चाहिए, नहीं याद हो दिमाग में सेट रखो। e क्या थी? एक्सेंट्रिसिटी। a क्या थी? सेमी मेजर एक्सिस। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। याद है मैं आपको बताया था इस सेंटर से यहां तक की दूरी a ही होती है। तो ध्यान से देखो, ये टोटल दूरी a होती है, तो ये a1 - e हो गया और ये a1 + e हो गया। समझ में आया ना? या तो मैंने बताया था पहले, ओहो, इसके सिमेट्रिक सेंटर से जो फोकस की दूरी होती है a into e, तो ये कितना बचा? a1 - e, और यहां से लेकर यहां तक कितना बचा? ध्यान से देखो, a1 + e। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि r1 वो दूरी है जो प्लेनेट से मिनिमम दूरी है, जो प्लेनेट से कौन सी दूरी है? मिनिमम। और r2 क्या है? मैक्सिमम। ध्यान से देखो, तो r1 इक्वल टू r मिनिमम, अरे हां, दैट इज a1 - e, एंड r2 इक्वल टू, ये थोड़े स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं, r मैक्सिमम, दैट इज a1 + e। इससे ज्यादा दूरी और इससे कम दूरी नहीं हो सकती। ये कहानी अपने को याद होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोच रे भाई, और हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओ। अब क्या करें? अब क्या करें? समझ आ रही? उतार लो पूरी कान। ये चर्चा याद होनी चाहिए, याद की बजाय समझ में आनी चाहिए। यह चर्चा समझ आनी चाहिए। अरे हाँ सर, बोलो ये क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त है। बोलो भाई, अरे पक्का। इसमें आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, मैं मिनिमम, हालांकि कहानी आ जाए, बड़ी बात है, बढ़िया लेवल का पढ़ाना, पर इससे भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेरे स्पेशलिस्ट दिन भर ये करते रहते हैं, अच्छा ये बात, ये ट्रिक होगी, ये होगा, वो होगा, जबरदस्त गणित होगी, फिर चले लेवल मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा नीचे लेवल तक बता दो, मैं चमका। हाँ सर, आप जो कंप्यूटर से ज्यादा काम नहीं। चलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, समझ आया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मतलब हो गया, 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 लो भाई, अच्छा वाह वाह, ओहो, ये अपने समझ आया। अच्छा, मैं एक और अच्छी चीज बताता हूँ आपको, जो गाली हमने, अरे उतार लिया सबने? हाँ सर, उतार लिया सर, बढ़िया लग रहा है सर, लिख लिया सर। मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाओ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जल्दी बताता हूं। मान लो आपका सैटेलाइट यहां पर है, वहां से ये रफ्तार है v1, ये रफ्तार है r1, या इधर फोर्स लगा, सॉरी, कैट्रैक्टिव fg फोर्स लगा, देखो ध्यान से, कैट्रैक्टिव fg फोर्स लगा, fg फोर्स लगा कितना? fg लगा g mp ms by r1। मैं इसको छोटा m और बड़ा m ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, mp ms फालतू लंबा हो जाता है।
एम और एम R1 स्क्वायर, बोलो यस और नो, ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? क्या ये फोर्स mv1 स्क्वायर बाई R1 के बराबर है? अरे यस और नो, अरे यस और नो, अरे यस और नो। यह गलत इक्वेशन है? हाँ ध्यान दो, ये गलत इक्वेशन है, ये रॉन्ग है। क्यों भैया? R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। ओहो, R1 तो प्लेनेट से मास की दूरी है, पाथ सर्कुलर थोड़ी है, पाथ सर्कुलर नहीं है। ओहो, ये गलती मत करना बच्चे, कई बार इक्वेशन ज्यादा निकाल लेते हैं, ये गलत है। पाथ सर्कुलर नहीं है, R1 रेडियस नहीं है, इसलिए R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, mv स्क्वायर R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। अरे हां, ये गलत इक्वेशन है, बच्चे बताइए क्या गलत है? ये इक्वेशन इसमें आप नहीं लगा पाओगे कि v1 और R1 को परपेंडिकुलर देगा या v2 और R2 को परपेंडिकुलर देगा, आपने इक्वेशन लगा दी। अरे बोलो भाई, याद रखना करो, इसे कई बार गलती बनानी है, गलती है, ये नहीं कर सकते आप। एनर्जी इक्वेशन और एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन कर सकते हो आप, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ध्यान दो राम लालो, श्याम लालो। हाँ सर, समझ आई? तो ये गलती पता ही पता नहीं, बता तो तुम गलती कर लेते, याद गलती है, ये नहीं कर सकते क्योंकि R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह अच्छी बात है। ये हो गया, 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 ये हो गया। अच्छा ये समझ आ गया। अब अगर सवाल करते हैं जो मिलके करेंगे, ये सवाल आगे में एक बढ़िया प्रूफ को भी करने में आपको बताऊंगा, प्रूफ की आ जाए और वो केप्लर के नियम के नाम से जाने जाते हैं। सिर्फ मैं आपको पूरी तैयारी कर रहा हूं केप्लर के नियम की, जो वास्तविक में आपको पढ़ने के बाद वैसे समझ में आ जाएंगे। अच्छा हां सर, तो केप्लर को पढ़ने के लिए कहानी पढ़ते हैं, इसे करता हूं, ये सॉल्विंग क्यों डालना, ये गलती नहीं करनी है। मैं सवाल की तरफ आता हूं। अच्छा लेट मास ms ऑर्बिट अराउंड प्लेनेट मास mp इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एज शोन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज v1 and v2 at extreme points of the visa axis of the vertical path। मतलब इस जगह पर v1 मान लो, ओहो वही r1 कितना a1 - e, और मैं आपको बता रहा हूं सवाल क्या है, लैंग्वेज छोड़ो, ये v2 90 डिग्री, r2 के लिए a + e। आपको v1 v2 बताना है a और e की टर्म्स में, mp को अपन m मान लेते हैं, ms को अपन m मान लेते हैं, छोटा m बड़ा m, आसान रहेगा। अब v1 v2 निकालना है, आपको बाकी सब पता है, क्या निकालना है आप समझो, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है v1, आपको निकालना है v2, आपको पता है बड़ा g बड़ा m छोटा m, r1 a और e, ओहो इन टर्म्स ऑफ, ऐसा समझो आप, इन टर्म्स ऑफ g m m a e, इस टर्म्स में निकालना आप ऐसा समझे। अब v1 v2 ध्यान समझो, तो दो इक्वेशन चाहिए आपको, दोनों इक्वेशन आपके पास होगी, कौन सी? वन इज एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे हाँ सर, मैं सॉल्व करते हैं, आंसर लाते समझ में आएगा, आपको ध्यान से देखिएगा, कर सकते हैं अपनी सवाल ओनर को काबिलियत। एनर्जी कंजर्वेशन देखो, इस जगह पे एनर्जी -g m by a1 - e, इस जगह पे, और यहाँ प्लस हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी -g m by a1 + e प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। यस और नो? m ने m को मार दिया। ध्यान से देखो, तो अपने काम करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तो अपना v1 स्क्वायर - v2 स्क्वायर by 2 इक्वल टू v1 स्क्वायर - v2 स्क्वायर by 2 इक्वल टू gm by a, हाँ gm by a 1 by 1 - e -1 by 1 + e, इसे लगाएंगे देखो कैलकुलेशन में। अरे हाँ सर, 2 को भी ले जाओ, ठीक से लग रहा है, अभी v1 v2 को ले आएंगे, कंफ्यूज मत, ठीक। तो v1 स्क्वायर - v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gma, इधर देखो तो 1 - e स्क्वायर एलसीएम में आ गया, ऊपर 1 + e -1 - e तो 2e, यानी कि 4egm by a 1 - e स्क्वायर। एक इक्वेशन तो नजर आ रही v1 स्क्वायर - v2 स्क्वायर में। अरे यस और नो? ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूं। अच्छा दूसरी इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2, तो mm तो सेम है, m ने m को मार दिया, v1 a1 - e इक्वल टू v2 a1 + e, a ने a को मार दिया, क्या v1 v2 इक्वल टू v1 1 - e अपॉन 1 + e। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो v2 के लिए ना, तो v1 की टर्म्स में तो रखो v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 1 - e का होल स्क्वायर अपॉन 1 + e का होल स्क्वायर इक्वल टू 4egm by a 1 - e स्क्वायर। सही चल रहा है, v1 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कितना बचा? 1 + e का होल स्क्वायर माइनस 1 - e का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर + e स्क्वायर तो बच जाएगा, इधर आएगा 2 इधर आएगा, -2 तो बच जाएगा 4e, नीचे बचेगा 1 + e का होल स्क्वायर इक्वल टू 4egm अपॉन a 1 - e 1 + e, तो 1 + e ने 1 + e को मार दिया, 4e ने 4e को मार दिया। v1 की वैल्यू आई देखो ध्यान से, √of gm 1 + e अपॉन a 1 - e। सही लिखा क्या? हाँ सर, सही तो लग रहा है सर। और v1 की अगर ये वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो, तो v2 की वैल्यू क्या आई? v2 की वैल्यू है v1 ही रखोगे, तो यहाँ पे देखो a √1 1 + e तो उल्टा हो जाएगा, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी √of gm, ये 1 + e है ना, तो नीचे वाला 1 + e नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 - e अपॉन a 1 + e। अरे हाँ सर, लो कितना सवाल आ गया। मैंने सवाल इसलिए आया ताकि मैं आपको अच्छी चीज आगे बता पाऊंगा, इसको यूज लेते हुए। अच्छा पहले देखने में कैलकुलेशन चेक करें, ब्रांच चेक कर लेते, देखा तो मुझे समझ आ गया, ब्रांच चेक कर लेते, देखें सही कराया अपन ने। ओहो देखो तो राजा भाई, √gmp a 1 + e अपॉन 1 - e, ओहो और gmp 1 - बिल्कुल परफेक्टली सही, परफेक्टली मैच। अरे बोलो भाई। हाँ सर, तो v1 की वैल्यू आ गई। अच्छा इससे हमने सवाल भी सीख लिया, एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाया जाता है, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, अब मैं आपको ना केप्लर्स लॉ पढ़ाऊंगा, बेसिकली केप्लर्स लॉ की काफी सारी बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए उसको समझने में आपको ज्यादा तकलीफ आने वाली नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं उसमें बहुत टफ सवाल भी आ सकते हैं, पर कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर, मजेदार सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का सही जा रहे हो सर, बहुत बढ़िया सर, वाह। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब केप्लर के 3 नियम आए। केप्लर का पहला नियम ने बोला कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द, ऑल द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स इन इलिप्टिकल पाथ, और उनका बेसिक लॉ था कि सन के अबाउट जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं अपने, कौन से अर्थ, मरकरी, जुपिटर, वीनस, ये सब जितने भी अपने हैं, वो सब कौन से ऑर्डर में चलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कहता है फर्स्ट लॉ, लिख लो इसे,
फर्स्ट लॉ इसका रिपीटेशन कर चुके हैं कई बार, अब तक बहुत सारी चीजों से देख भी चुके हैं, इस बात को ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। तो पहला नियम था केप्लर साहब का, जो याद होना चाहिए कि अबाउट सन ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल पाथ विद सन एज वन ऑफ द फोकस ऑफ द एस्ट्रोसिस। उन्होंने बोला कि एलिप्टिकल पाथ के फोकस पर कौन रखा होता है? सन, जो अपन पढ़ रहे थे। अरे अब तो ऑब्वियस लगने लगा हमें, पर ये केप्लर का पहला नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ जो हमारी बहुत ऑब्वियस है, अब हमें समझ में आता है क्योंकि हम बात पहले भी कर चुके हैं। बोल लिया क्या? अरे हां, तो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ लिख लीजिए सब लोग कि अबाउट सन ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल पाथ विद सन एट वन ऑफ द फोकस। अरे यस और नो? हां सर, बहुत बढ़िया सर, 1 2 3 4 5 6 अच्छा बोल क्लियर। अरे सोच लो 8 दिखा के नहीं, प्लूटो मत मान, प्लूटो हटा दिया गया है, बेल्ट का हिस्सा होता है। क्या मैं उसकी अभी साइंस में नहीं जा रहा हूं, बात को समझिए अपन। ओ पक्का? हां सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। लिख लो इसको, लिख लो इसको। ओ भैया सन अपना जो होता है 2a 2b आप सब जानते हो यार, सेमी मेजर एक्सिस करिए। पेरी अपोजी बता दूं मैं आपको, पेरी जी और अपोजी जो पास में लिखो, पेरी जी बोलते हैं, उसे पेरिलियन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको मैं क्या लेना, पेरिलियन भी बोलते हैं, पेरी जी और अपोजी पॉइंट बोलते हैं, परेशान मत। चलो क्लियर, ये सब बोल चुके हैं, कोई खास बात नहीं। आगे सेकंड लॉ, इसको ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से देखो। सेकंड लॉ कहता है लॉ ऑफ एरियाज। इसको मैं आपको कहानी को समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये कहता क्या है देखो ध्यान से। मान लीजिए आपका ऐसे अर्थ घूम रही है सन, क्या बात, ठीक है। अब मान लीजिए अपनी यहां पर है, कौन कौन है अपनी यहां, अपनी यहां पे अर्थ। मान लो अर्थ अपनी इस जगह पर टी टाइम पे, ध्यान सुनना, टी टाइम पे, ठीक, और dt टाइम में वो dt बहुत छोटा, dt इज वेरी स्मॉल, आप जानते हो, वेरी स्मॉल। मान लो dt टाइम में अर्थ ऐसे घूमी, तो उस अर्थ ने सन के सेंटर ये एरिया बनाया। इस एरिया पे चर्चा हो रही है, ध्यान से सुनिए। इस एरिया पे चर्चा हो रही है, इसमें थोड़ा सा जूम करके बताता हूं, जूम, ध्यान से सुनिए। मान लो कि सन ऐसे ये आ रहा है, ठीक, जूम करके बता रहा हूं। r दूरी पर अपना कौन था? वो ये अपना प्लेनेट का सेंटर है, ये छोटा है। मान लो कि इसने ऐसे, ध्यान देखिए, ऐसे v dt चला। v इसकी इस जगह पे रफ्तार थी, कंफ्यूज मत होना, इस जगह पे इसकी रफ्तार थी v, जूम करके बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। v इसकी इस इंस्टेंट पे रफ्तार थी, किसकी? सैटेलाइट की, ऐसे भी ये भी, ठीक। हमने बोला dt टाइम में क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो दूरी चला ये बहुत छोटी थी और इस दूरी की वैल्यू थी v dt, dt बहुत छोटा था और ये अज्यूम किया पाथ स्ट्रेट लाइन था। तो इस सैटेलाइट ने जो ये, ध्यान समझना, ये जो एरिया बनाया ना, ध्यान समझना कौन सा, ये टक 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 टक, जो एरिया बनाया ट्रायंगल, इसको एरिया को बोला गया d, एरिया सबटेंडेड बाय द सैटेलाइट ऑन प्लेनेट इन dt टाइम। समझो इस बात। अरे हाँ, इसका खेल है। अच्छा तुम एक बात बहुत ध्यान से देखो कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इसका एरिया डी पे चला करेंगे, ये ऐसे हाइट डाल लो, ठीक है, बिल्कुल डाल दीजिए। देखो ये आपका अर्थ ये ऐसे था, क्या ये जो था ना, ध्यान कंफ्यूज मत होना, ये एंगल थीटा था r और इसके बीच। तो एंगुलर मोमेंटम कितना था इस इंस्टेंट पर? mrv sin थीटा, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। व्हाई? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होता है। mrv sin थीटा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, अच्छी बात। अब देखो इस ट्रायंगल, ये एंगल थीटा तो ये कितना, ये 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सर। अच्छा देखो इस वाले ट्रायंगल, देखो ये वाले ट्रायंगल, क्या sin 180 माइनस थीटा इज h by v dt? सोचो पहले, v dt क्यों लिया? बहुत स्ट्रेट लिया, बहुत छोटा टाइम है, कुछ तो वैसे लिख के बता दे यार, तो अपने बहुत छोटा टाइम लिया, तो v dt स्ट्रेट लाइन लिया, तो ट्रायंगल बन गया, छोटा सा एरिया है ये। और ये हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, h by v dt, h by v dt। अच्छा sin 180 minus theta is sin theta, so क्या h equal to v sin 180 minus theta is sin theta, so this is v sin theta dt। और ये हां सर, पक्की बात, बिल्कुल सर, h equal to v sin theta dt। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? h equal to v sin theta dt। ध्यान समझो, dA एरिया है कितना? dA एरिया है, ट्रायंगल का तो है, तो लेकिन हाफ बेस, बेस इज r into height h, that is equal to half r into h। लिखता हूं, dA है कितना, देखो dA है half r into h। what is h? h is v sin theta into dt। और यहाँ तो ये बेसिकली लिखा गया rv sin theta dt, rv sin theta dt। अब तुम जानते हो rv sin theta, क्या rv sin theta को लिख सकते हैं l by m? l क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अरे हाँ, तो लिख दिया गया l by 2m dt। अब सोचो, विद टाइम l चेंज नहीं हो रहा, मास भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे लिखा गया dA by dt is l by 2m and this is constant। ये सेकंड लॉ है, dA by dt कांस्टेंट आ गया l by 2m से। अरे हाँ सर, dA by dt क्या आ गया? कांस्टेंट l by 2m से। अरे हाँ सर, जादू है ये तो। बोलो भाई, dA by dt क्या आ गया? कांस्टेंट l by 2m। l कांस्टेंट, l क्या है? लेंथ नहीं, एंगुलर मोमेंटम। प्रूफ समझ आया? प्रूफ इसलिए कहता है कि है, ये कहलाती है एरियल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब ठीक है, अब तो लॉ को मैथमेटिक्स की बजाय लैंग्वेज में लिखे तो कैसे लिखेंगे? सुनना, एरिया स्वेप्ट बाय द, यार सुनना क्या कह रहा हूं, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज से कांस्टेंट। फिर से सुनना, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अरे डी कांस्टेंट है, एरिया किसी भी टाइम टी में जो स्वेप्ट करा जाएगा, मान लिया हर 2 सेकंड में, क्या एरिया सेम स्वेप्ट होगा? अरे हां, सो एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम। ओहो, सो इफ यू फिक्स द टाइम इन दैट टाइम ड्यूरेशन, एवरी टाइम जो एरिया बनाएगा कौन? सैटेलाइट, कहां पर? प्लेनेट पर, वो सेम रहेगा भाई साहब, वो चेंज होने वाला नहीं है, वो चेंज होने वाला नहीं है, इसमें कोई शक और संशय भी नहीं है। बोलो भाई सर। हाँ सर, समझ आया। उसकी लैंग्वेज लिखी जाएगी, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट इन इंटरवल ऑफ टाइम रिमेंस कांस्टेंट। बेटा क्या कहानी समझ में आई? तो पूरा वो बताया, पहले सुधार के बनाया, सुधार लो कहानी बढ़िया थी, लैंग्वेज में कोई परेशान मत हो, पहले सुधारो। फील वाला प्रूफ, मैं दोनों में प्रूफ बता दूंगा आपको, दोनों लॉ, इसके बाद एक और लॉ आएगा, फील वाला प्रूफ। मैं डायरेक्ट प्रूफ मैं आपको लॉ भी बता सकता था, पर प्रूफ इसी तरह फील आया भाई साहब। अच्छा, तो कहते हैं 3 नियम है, पहला तो तुमको बताइए, दूसरा और तीसरा मैं आपको प्रूफ बता दूंगा। अच्छा, और इसके आगे भी आपसे पहले कहानी पढ़ चुके, सब बना चुके, बहुत शानदार। तो जो मैं बोला क्या तुमका? हाँ सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। बोलो भाई,
अरे सोचो भाई। हाँ बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। हाँ उतारिए क्या ये, अरे पक्का कोई जो बताया वही कहानी उन्होंने, हेमिस्ट्री नहीं अपने को वैसे समझ में आ गया। L by 2m, m इज द मास, छोटा वाला मास, सॉरी। हाँ ये ऐसे, इसका क्या मतलब समझे, तो अगर टी टाइम में एरिया A1 बनाया और टी टाइम में एरिया A2 बनाया, अगर टी टाइम सेम है तो A1 और A2 बराबर है, इस डायग्राम को बना लीजिए। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम T है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम भी T है, तो एरिया सेम है, एरिया सेम है, मतलब उनकी ट्रायंगल बनने की या उसके आर्क के बनने की शेप अलग होगी, पर एरिया सेम है। ये वो लॉ कहता है, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन द प्लेनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज सेम। जाओ लो, एरिया स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट ऑन प्लेनेट इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। ये लैंग्वेज लिख लो, इसका प्रूफ बता दिया और डायग्राम बना लो। कहानी तुम्हें समझ में आई है अच्छे से, सवाल आते हैं अच्छे, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हो बच्चे को, मेरे ध्यान से समझ में आएगा। अरे बोलो भाई, अरे हां सर, इलिप्स के सेंटर पे बात नहीं करने, प्लेनेट पे जो एरिया बनाते हो उस पे बात हो रही है, डायग्राम ध्यान से देखना, तो आगे अच्छा सवाल आएगा, ढंग से करना उसको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया वो सवाल है, गड़बड़ नहीं करनी एकदम। अरे पक्का? हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, बाबा सर, आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। बहुत बढ़िया सर, यही होना चाहिए आपके साथ, मैं जानता हूं। बेटा सेलेक्ट हो जाओ, मिलने आओगे, आओगे नहीं आओगे? आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे सर, बताता हूं मैं। रियल गुण तो मैं तब सिखाऊंगा, पक्की बात? अरे सोच लो। हां सर, बहुत बढ़िया, तो ये बराबर ये हो गया, ये मैं समझ में आता है। लो एक सवाल है, इफ प्लेनेट मूव्स फ्रॉम A to B in T1 and from B to A in T2, समझ में क्या हो रहा है? यहां से यहां ये जाता है तो इसको T1 टाइम लगता है, ये B से C आता है तो इसे T2 टाइम लगता है। अब आप ऑप्शन दे दीजिए चार, T1 बराबर T2, T2 ग्रेटर देन T1, T1 ग्रेटर देन T2। मेरी बात ध्यान से सुनिए तो आंसर दे पाओ। बोलो बोलो, सही करना। हालांकि अगर गलती कर दो तो गलती करने के चांसेस होते हैं, ढंग से सुनना, पर मेरी बात ध्यान से सुनियोगे तो कर पाओगे, गड़बड़ नहीं करनी है। अच्छा सर, हां सर, बहुत बढ़िया, चलो भाई करो भाई। अरे सोचो भाई, अरे हां हां भाई, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, करो करो करो। T1 T2 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9, चलो करो करो भाई। क्या आंसर है? अनीता बसंती चंपा डॉली, क्या आंसर तुम्हारा बता दो? अनीता बसंती चंपा डॉली, बोलो आंसर बोलना कंपलसरी है, बोलना पड़ेगा। हां सही करने के 4 नंबर, गलत करने के -1, नहीं अटेम्प्ट करने के -10। आंसर बोलिए बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, बोलिए बोलिए, सोचिए जानिए समझिए, बोलिए अनीता बसंती चंपा डॉली, बोलिए। अच्छा चलो भाई, अनीता बसंती चंपा डॉली, T1 बराबर T2 T1, ये सही, ध्यान से सुनिए। कहीं ध्यान करो, एरिया कहां से करना होता है। यहां पर जब आप A से B चले ना, ये वाला T1 वाले टाइम, तो आपने ये एरिया सबटेंड करा, इस एरिया को मान लेता हूं T1, और जब आप B से A गए तो आपने ये एरिया सबटेंड करा A2। और ये हां सर, सेंटर पे एरिया सबटेंड नहीं करना होता, कहां करना होता प्लेनेट? अब बताओ कौन ज्यादा दिख रहा है? सर A2 बड़ा है A1 से, और एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लॉजिकल है T2 बड़ा है T1 से। जबकि देखो, क्या A से B जो दूरी चली वही दूरी क्या B से A भी चली, पर A से B जब आप पास वाली जगह से गुजरे तो समय कम लगा, दूर वाली जगह से गुजरे तो समय ज्यादा लगा। अरे हाँ सर, किसी ने अगर बराबर, ध्यान सुनना, A से B और B से A में दूरी बराबर चली पर समय अलग लगा, क्योंकि एरिया जो बनाया किस पे, प्लेनेट पे, वो अलग अलग था। बोलो भाई। हाँ सर, पर ये कंसेप्चुअल सवाल है, कुछ लॉक कर दीजिए, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, so T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, बोलो भाई। अरे सोचो भाई। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, बोलो पक्का? हो गया सर, हो गया सर, लो समझ गया तो मैं आंसर दिया गया, लो किया T2 ग्रेटर देन T1, बहुत बढ़िया सर। इफ प्लेनेट मूव्स फ्रॉम A to B in T1 second and from C to D, C to B, अब बोलो कर सकते हो, तो मेरा लॉजिक ध्यान से सुना है, बोलो। A to B T1 है, मतलब यहाँ से लेकर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम है T1, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है T2। अब बोलो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? एरिया से डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, गलत मत करना। अरे सही कर सकते हो, तो उन्हें वो काबिलियत वो इंसानियत तुम्हें है। अरे हाँ, अरे हाँ सर, है तो सही सर, कर दो सही करना भाई, पिछले सवाल वाला लॉजिक लगेगा, बिल्कुल गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हैं सर हम। देखो भाई, देखो जब अपन C से D चले तो ये वाला एरिया सबटेंड करा, इसे बोला A2, जबकि अपन जब A से B चले तो ये वाला एरिया सबटेंड करा। कौन ज्यादा है बताओ मेरे को? A2 की A1, सब से A2 ज्यादा A1 से, तो T2 ज्यादा है T1 से। सेम लॉजिक वर्क्स, सेम लॉजिक वर्क्स। अरे ये सुनो, बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है, हो गया। इसे क्या कहानी ढंग से समझ में आनी चाहिए, एरियल लॉ का मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया, तो सवाल दिखा दी, ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आनी सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा सर, जबरदस्त लगा सर। लो भाई आंसर आएगा, देखा तो फिर से T2 ग्रेटर देन T1, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल पक्का। लो भाई एक और थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ध्यान समझना, ट्राई हुआ एग्जाम। इफ प्लेनेट कंप्लीट्स वन राउंड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन आउट, बोलो बोलिए बोलिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इफ प्लेनेट कंप्लीट्स वन राउंड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोलिए बोलो, ऑलवेज ऑलवेज दिखाओ बस, सिंगल करेक्ट आंसर बोलो, बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचना, दिमाग लगाना है, खुद सोचना है, दिमाग लगाना है। पीछे जो चीज बताया ध्यान दो, सोचो। एक बात तो मैं डायरेक्ट दिखाई देगी, तुम ध्यान दे रहे हो, ध्यान दो, बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है ना भाई साहब, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होनी चाहिए, टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होनी चाहिए, वरना ये बाउंड रहना पॉसिबल नहीं है, ये अनंत पे चला जाएगा। अरे कहाँ चला जाएगा? अनंत पे। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, देखो पक्की बात। और हाँ देखो पक्का, पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 माइनस g में, भाई आप बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0, टोटल एनर्जी नेगेटिव। अरे पक्का सोच, मैं सिंगल बुझ रहा हूं, कोई बात नहीं, ये कुछ सोचोगे तो मैं इनकरेक्ट ढूंढ लेना, इसमें करेक्ट क्या खुद सोचो, कहां से सोचो, ध्यान से सुनो। याद करो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड नॉर्मल सर्कल में डबल हुआ करता, तो कम कैसे हो जाएगा भाई साहब? अरे हां, पक्का मैग्नीट्यूड में नेगेटिव आएगी, हां माइनस g में यार, ओ काइनेटिक एनर्जी यहां पे पॉजिटिव होगी, टोटल एनर्जी
अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बाउंडेड तो ये होना कंपलसरी, बाउंडेड तो ये होना कंपलसरी है। बोलो यार, सिंपल सिंपल कंसेप्ट सवाल, पर आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। सिगरेट बनाना तो पूछ ले व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ए वाला आंसर आना। बोलो पक्का? अरे सोच लो। बढ़िया लगा सर, शानदार सर। थर्ड लॉ भाई साहब, थर्ड लॉ अगेन मैं आपको बता दूंगा, आपको अच्छा लगेगा, पीछे की कहानी से लेके आऊंगा, देखना भी। ये ऐसे चला, एक्चुअली थर्ड लॉ है टाइम पीरियड, सेकंड था एरिया पे, हमें चाहिए टाइम पीरियड। क्या चाहिए? टाइम पीरियड। अब मैं आपको सिंपल से पहले बात बताता हूं। याद करो इसका टोटल एरिया क्या होता है, किसका? पाई ए बी, किसका? एरिया ऑफ दिस थिंग, किसका एरिया कंप्लीट? अरे हां सर, अब ध्यान से सुनना, पीछे से चीजें उठाऊंगा तो काम की बात समझ में आ जाएगी। ऑल्दो लॉ है, ध्यान से ध्यान करो। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ने अभी अपने सीखा कि डीए बाई डी टी इज बेसिकली एल बाई टू एल। हाँ, डीए बाई डी टी। सोचो अगर मैं इफ डी टी जैसे लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, एरिया सेट बाई डेल्टा टाइम पीरियड। इफ डेल्टा टी इक्वल टू टाइम पीरियड, अरे हाँ सर, इफ डेल्टा टी इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब पूरे एक चक्कर का टाइम, उसे टाइम पीरियड टी बोल दिया, ठीक? देन डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स। अरे हाँ सर, यानी कि क्या मैं, ध्यान सुनना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एल बाई टू एम इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज पाई ए बी अपॉन टी। ये टी निकालना होता है एक्चुअली, क्या निकालना होता है? टी। अरे हाँ सर, सर्कल के केस में बहुत आसानी से निकला था, या तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे हाँ, मैंने आपको बॉक्स में भी बन रहा था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बात तो सर आपकी सही, आप देख क्या टी को लिख सकते हैं पाई ए बी, बी को लिख लो ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, ये अपन जानते हैं पहले से, अपॉन टी इधर लिया है, इधर क्या आ गया, इधर आ गया 2m, नीचे बच गया m। अच्छा क्या एल को लिख सकते हैं m r1 v1। अच्छा m r1 कितना a1 माइनस e। अच्छा v1 पीछे से देखो, या तो पीछे से लाए तो भी सवाल करा जी, उसको पीछे देख ही लेते हैं, क्या था देख, क्या करी v1 क्या था, पीछे क्या तो सवाल देख, बता दो कहां ये वाला सवाल देख, कहां गया आगे लेक्चर में आया देख, ये रहा gm by 1 plus e upon a, ये वाली चीज। अरे हां सर, ये यूज लूंगा ना आप तो बढ़िया प्रूफ हो, ध्यान से एकदम। अच्छा देखो 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 देखो, अब बात शानदार लॉ का प्रूफ बताने में मजा आएगा, देखना गलती नहीं करना है ना। gm 1 plus e by a 1 minus e, ओहो हो, तो इसको l को यहाँ ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे जो मैंने बताया, तो देखो m a, याद समझो रूट है ना, ये 1 माइनस ये, तो ध्यान समझो, इसको लिखो अंडर रूट ऑफ, ये रूट लिखेंगे रूट कट जाएगा तो रूट अंदर आ जाएगा, तो gm 1 माइनस e स्क्वायर, ध्यान से देखो 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन a, ये समझ में आया इसको लिख दिया, तो उसको एंगल को ऐसे सही कर रहा हूं क्या? अरे हां सही तो लग रहा है सर, एक ने a को मार दिया, एक m ने m को मार दिया, सही चल रहा है क्या? हां सर सही चल रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब देखो ध्यान से, रूट 1 माइनस e स्क्वायर ने रूट 1 माइनस e को भी मार दिया, पाई बाई रूट gm, अरे हां पाई बाई रूट gm, अच्छा ऊपर बच गया a और a की पावर हाफ, अरे हां शानदार सा आ रहा है। ध्यान से देखो टाइम पीरियड की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, एक 2 भी तो है ना, हां तो चल रहा है, हां तो 2 पाई बाई रूट gm, याद है? अरे हां a की पावर 3/2, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर gm a क्यूब, यानी कि t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो रियल केपलर का नियम ये है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। क्या ये सेमी मेजर एक्सिस ही रेडियस बन जाता है जब पाथ सर्कुलर होता है, जब पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। अरे हां सर, ये है थर्ड लॉ, मैंने पूरा प्रूफ बताया, इसको फील करा दिया शानदार तरीके से। सर्कल मिडिल में डायरेक्ट t स्क्वायर आर क्यूब, अरे आर क्यूब तो सर्कल के लिए है, रियल लॉ है t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, देख सकते हैं मैंने। हाँ सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलें, बढ़ते चलें, देखो रे भाई, सोचो रे भाई, वाह भाई, ओहो रे भाई, ओहो, ठीक भाई, 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 पक्का। और ये है केपलर का तीसरा नियम, t स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब। जैसे आपके लिए सेमी मेजर एक्सिस वाले सवाल कम आते हैं, बट रियल प्रूफ तो यही है और रियल लॉ भी यही। बोलो याद रहेगा क्या? हमारे सवाल t स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब पे आते हैं, बताइए रेडियस अगर दुगना कर दे तो टाइम पीरियड का रेशो क्या होगा? कर दो भाई, कर लेंगे। ऐसे सवाल आते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर अगर हमसे कभी रियल लॉ पूछ ले तो हमें कहानी याद होनी चाहिए, पीछे के प्रूफ को यूज करते हुए आपको पूरी कहानी प्रूव करके बताइए। बोलो यस और नो? अरे हां एंगुलर मोमेंटम आपको कहते हैं कनेक्टेड है, सेकंड लॉ का प्रूफ को यूज ले लिया, पता चला यूज में। अरे हां तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट को यूज ले लिया, उसमें पहली वाली क्वेश्चन को यूज में ले लिया, तो पहले पीछे की प्रूफ करा, तो कनेक्ट कर इसको अपन बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसलिए इसको ऐसे सीक्वेंस में ही पढ़ना है ताकि फिर लाइक किताबों में हो सकता है ना मिले आपको, आपकी किताब में ठीक फील होता है आपको। बोलो यार, अरे सोच लो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो उतार लो, अरे पक्का? हां सर चलो भाई, लो भाई, हां ये तो हमने पूरा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ए सेमी मेजर एक्सिस ऑर्बिट, ये लो था। बोलो यार पक्का? ओके, तो a2 t1 अपने समझ में आ गया, इसकी क्या क्या अपने को दरकार दे रखी, ठीक है, क्लैरिटी है, उसमें खास बात उसी तरह टाइम पीरियड आता है। बोल दिया क्या? अब फिर केपलर के तीनों नियम पे, इन पे बहुत अच्छे सवाल आ सकते हैं, स्लाइड्स पे कब क्या करेंगे, टफ सवाल बहुत बन सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जान ही रहूंगा आपको, कभी रिवीजन में कुछ टफ सवाल कराने हो तो मैं करा दूंगा अलग बात, बाकी जो मैं आपको पढ़ाई मोर देन नफे सवालों को करिएगा, इसमें फिर मैं बहुत अच्छे सवाल आ सकते हैं, इसमें मतलब टफ सवालों की कोई कमी नहीं है, कोई दिन घुसा देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सवाल बना दिया साहब ऐसे आपकी और यहाँ पे आपस लाइट सर्कल में घूम रहा था, ओ इससे आप एक मेट्रो टकरा गया, ऐसे लो भाई जैसे टकराया तो सोचो दोनों सिंगल हो गया, इसकी पहले लॉस ऐसे थी, इसकी वजह से ऐसे क्यों हुई, हो सकता है ऐसे फिर बाद में लगता है। अरे हां सर, और टफ हो जाएगा बहुत सवाल, पर ऐसी कैलकुलेशन में आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, पर फिर मैं बोल रहा हूं पढ़ने की इसमें कोई सीमा नहीं है, पढ़ने की इसमें कोई सीमा नहीं है। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बस कई सवाल पूछ सकते हैं,
और ऐसा नहीं है कि आप दिमाग लगाओगे मैं सबके चीज वो सवाल भी हो जाएंगे और बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा बस नहीं रहा हूं, मैं आपको कहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपको पूरी आई बोलो यार प्रूफ इसे बता के सिला आपको अभी तक कभी फंस जाए तो भी अपन कर सकते हैं बोलो यार। अरे पक्का बिल्कुल पक्का सा शानदार सा जबरदस्त सा मजा आया सर, वाह सर। अब क्या करें सर, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। एक और चीज जिसे मैं बोलता हूं डबल स्टार सिस्टम, ऑल्दो मैं इसको पहले भी पढ़ा सकता था पर ये क्या है थोड़ा अलग है। जैसे एक बात समझो, मैं बताता हूं आपने गड़बड़ क्या करी, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने माना कि अर्थ है या आपने माना है सन, एक बेसिक जो आपने बिल्कुल एल्फ से पहले भी पढ़ा था उसमें अपन नॉर्मल जो भी अपन पढ़ते हैं जिसको सबसे ज्यादा है सर्कुलर पाथ मानते हैं, पार्टिकल ऐसे चलता है सारी कहानी ऐसे। अपन इसको स्टेशनरी मानते हैं सन या प्लेनेट। हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसको ध्यान से समझो, हमने प्लेनेट को क्या माना सर्कुलर पाथ में, हमने अभी तक जो भी पढ़ा ध्यान समझो, मैं आपको पहले समझाता हूं हमने करा क्या। हालांकि जो आपने कहा वो सही है काफी हद तक, क्यों बताता हूं आपको। हमने अभी तक पहले सर्कुलर पाथ कंसीडर करो, सर्कुलर पाथ कंसीडर करो जो कि इलेक्ट्रिकल तो वॉट हो जाएगी कहानी। सर्कुलर पाथ कंसीडर करो, सीधी हमने सर्कुलर पाथ कंसीडर करो। हमने अभी तक यह माना कि प्लेनेट स्टेशनरी है, क्या है स्टेशनरी, एंड सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। ये अपने आप में गलती कर जाते हैं, कैसे समझे। ये मान लो मास है में, ये मास है में, इस पे लगा एफ जी, अरे तो इस पे लगा एफ जी, इसका क्या हुआ, आपने स्टेशनरी कैसे मान लिया उसको, इसको तो आपने सर्कल घुमा लिया। अरे पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेनेट पे लग रहा था सैटेलाइट की वजह से, उसको तो आपने कंसीडर करा ही नहीं। सर पूरी कहानी पढ़ा दी तो आखिरी सेक्शन है, पूरी कहानी पढ़ा दी सर आपने, ये तो गलत था सब कुछ जो आपने पढ़ा। वो अप्रॉक्सीमेटली सही था, क्यों सही था वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें मास एम बहुत बड़ा है एम से, इसलिए जो हमने करा उसमें कोई बुराई नहीं है। सन के कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत कम है, आपके कंपैरिजन में मून का मास बहुत कम है, हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं उनका मास बहुत कम है, तो काम करता है जो हम कह रहे हैं। वी हैव कंसीडर्ड प्लैनेट एज स्टेशनरी बट द रियलिटी इज स्लाइटली डिफरेंट। सपोज देयर आर टू स्टार्स, those are of comparable masses and they are rotating about themselves, then they will not rotate about one star, इसी को डबल स्टार सिस्टम कहते हैं। they originally rotate about their center of mass। ओह मान लीजिए सी1 वास्तविकता में ये घूमते किसके अबाउट, ये घूमते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हम सब लोग बात कंसीडर करें किसके अबाउट घूमते हैं, they rotate about their center of masses। why we are not considering our mass m, our जो भी हमने पढ़ा सर्कुलर में उसमें हमने क्यों कंसीडर किया, इसमें आगे लिया था कंफ्यूजन नहीं हुआ आपको, पर कभी आ जाए तो याद रखना हम हमारे मासेस हमारे प्लैनेट्स में सैटेलाइट्स में प्लैनेट्स को स्टेशनरी मान लेते हैं क्योंकि हमारे प्लैनेट्स का मास बहुत ज्यादा है, तो वास्तविकता में वो एक सैटेलाइट ऑपरेट के सेंटर मास के घूम रहे हैं। पर सोच के देखो कि अगर एक चीज 1000 किलो है और दूसरी चीज 1 ग्राम है, ऐसा अगर है तो क्या सेंटर ऑफ मास विल लाई अप्रॉक्सीमेटली एट सेंटर ऑफ हैवी मास। और हाँ सर, इसलिए हम हमारे प्लेनेट के सेंटर को ही सेंटर मान लेते हैं। ओहो पर मान लो कि ऐसा ना हो, पहले समझो हम मान के आए थे वो क्यों सही है वो समझ में आया। वास्तविकता में एक प्लेनेट और सैटेलाइट क्या सेंटर ऑफ मास के ओर घूमता है, हाँ सर, पर क्या अगर प्लेनेट का मास बहुत ज्यादा है तो क्या ये मानने में कोई बुराई नहीं है। दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद अप्रॉक्सीमेटली विद सेंटर ऑफ प्लेनेट। अरे हाँ सर, इसलिए हम प्लेनेट को सेंटर मान के पूरी कहानी सॉल्व कर ली और पूरा भी डाला ग्रेविटेशन। पर अगर मान लो कि ऐसे दो स्टार हो जिनका मास बराबर हो या कंपेरेबल हो तो उनका सेंटर ऑफ मास किसी एक पर लाई करे ऐसा जरूरी नहीं है। ओहो तो भाइयों और बहनों आपको ये कहानी भी समझ में आनी चाहिए। सुनने ध्यान से बताता हूँ, ऐसी कहानी आप मॉडर्न में भी पढ़ते हो। क्या सुनो, मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी r है, कहानी को सुन लो, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मान लो ये दूरी r1 है, मान लो ये दूरी r2 है, मान लो ये m1 मास है, मान लो ये m2 मास है। r1 की वैल्यू होगी तुम जानते हो m2r अपॉन m1 प्लस m2 और r2 की वैल्यू होगी m1r बाई m1 प्लस m2। क्या ये सेंटर मास की कहानी अपन जानते हैं? हाँ सर। अगर आप m2 पर देखो तो आपको कहानी समझ आएगी कि इस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा इधर और इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा m2। अच्छा ध्यान देखो, ये जो m1 m2 है इनका क्या सेम होगा, रफ्तार की ओमेगा ओमेगा, तभी तो एक दूसरे के बाद आमने सामने रहेंगे ओमेगा। m1 m2 का m1 and m2 है, ध्यान देना इस बात पे, m1 and m2 have different speeds but same ओमेगा। ऐसा होना जरूरी है वरना सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है भाई साहब, सेंटर ऑफ मास नहीं चल सकता है क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स तो 0 है। अरे हां, सेंटर ऑफ मास इज रेस्ट, तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो भाई m1 और m2 को हमेशा सेंटर ऑफ मास लाइन से पास करना पड़ेगा। तो क्या सेम रहेगा, जब इधर क्या सेम रहेगा, ओमेगा। v1 v2 अलग हो सकता है, इसलिए मैं इसे लिखूंगा m2 ओमेगा स्क्वायर r r1 की r2 m ओमेगा स्क्वायर में r1 r2 r1 r2 और जब fg लिखोगे तो लिखोगे g m1 m2 by r स्क्वायर। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर। हाँ सर, अब मैं आपको ना पीछे से कंपेयर करता हूं आपको समझ में आएगा। जब आप सर्कुलर लिया करते थे तो सर्कुलर में लिखते थे जी ओमेगा के टर्म्स में gmm by r स्क्वायर, सर्कुलर में विद सेंटर एट रेस्ट तो आप लिखते थे gmm by r स्क्वायर इक्वल टू m। मैंने v का समझाया ओमेगा के टर्म्स में, तो कंपेयर करता हूं m ओमेगा स्क्वायर r बिल्कुल सही। ये वाली इक्वेशन आप लिखा करते थे। अरे हां, ये इक्वेशन लिखते थे ना, हां सर ऐसे लिखते थे बिल्कुल सर, बिल्कुल यही चलता था सर पक्का। और ओमेगा की आप टाइम पीरियड वगैरह निकाला करते थे। अब अगर तुम ध्यान दो तो यहां पे जो इक्वेशन लिखी गई वो लिखी गई gm1 m2 by r स्क्वायर इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अच्छा r2 की वैल्यू कितनी है, m2 उल्टा लिखा r1 की वैल्यू लिखा m2 और r2 की वैल्यू लिखा m1। हां तो m1 r by m1 plus m2। अरे हां, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक इक्वेशन समझ में आएगी। इस इक्वेशन को ऐसे देखो gm1 m2 by r स्क्वायर इक्वल टू m1 m2 by m1 plus m2 ओमेगा स्क्वायर r। तुम ध्यान से देखो तो इसमें ये और ये एक ही रोल प्ले कर रहे हैं। अरे हाँ, पहले बात मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या इक्वेशन समझ में आती है, कैसे ओमेगा निकलवाया जाए अपन निकाल सकते हैं। इसे कभी-कभी कहते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मास म्यू, जिसे कहते हैं m1 m2 by m1 plus m2। बस लोग आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो टाइम पीरियड के लिए तो आप सैटेलाइट के मास को इससे रिप्लेस कर लो। अच्छा,
ऑल दो मैं रटने के लिए उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यार सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सबसे जुड़ा ना जी एम टू मैंने सबसे लिखा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या कि आप इधर का जी एम टू बाई आर स्क्वायर इधर आप लीजिए कि आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। तुम ऐसी कहानी मॉडल में नहीं पढ़ते, इसमें कोई शब्द आपसे मैं कह रहा हूँ तुम रिड्यूस से डरना मत कभी, इतना लिखा तुम तो ओमेगा पूछा जाकर कर सकते हैं, इसलिए जी एम टू बाई आर स्क्वायर m2 m ओमेगा स्क्वायर r2 r2 की m1 r बाई m1 प्लस m2 बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपको ओमेगा पूछे तो m2 कटी है, ओमेगा की वैल्यू क्या आई देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या आई अगर अपन इक्वेशन लिखें ओमेगा की वैल्यू क्या आई देखो, एक r ने r को क्यूब मार दिया देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई देखो इधर g m1 मार दिया तो g m1 प्लस m2, अरे हां अब g m1 प्लस m2 g m1 प्लस m2 बाई r और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई t स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर बाई t। देखो वापस इस साइड चले गए r क्यूब आ गया, अरे आया कि नहीं आया, अब कैलकुलेशन कर देख लो बस क्या कहानी समझ में आई है। हाँ सर फिर कह रहा हूँ रटना नहीं है, क्यों हम अभी तक सब बात लेते हुए आए थे वो सब कुछ सही था क्योंकि भैया हमारे इंटरनेट का मार्क्स बहुत ज्यादा था। कभी डबल सिस्टम के नाम से आ जाए डरना नहीं है, बेसिक से चलना है, ये कहानी याद हो, कहानी समझ आनी चाहिए, रटना नहीं है। रटने में कई बार टिकट करते थे रटना नहीं है, रटना नहीं है, किसी किताब में फॉर्मूला समझना है, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, अरे पक्का, अरे गारंटीड। तो ये अपनी कहानी थी किसकी, ग्रेविटेशन, समय भी हो गया समाप्त और कहानी भी हो गई है समाप्त। भाई साहब मैंने डिटेल में पढ़ाया, गौरव मक्खन पूरे 5 लेक्चर लिए, 6 लेक्चर लिए, हां जल्दबाजी नहीं करी मैंने, पूरे लेक्चर तो पुरानी रिपीट करता है, 10 लेक्चर की हो सकती है। हां इसलिए इसको लेक्चर से बात पढ़ाएगा ताकि आपको अच्छी प्रूफ बता पाऊं, फील करा पाऊं, बोलो क्लियर। हां सर और कैसे पढ़ने का और बहुत है, अनंत है, स्पेस साइंस है।